सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ज्योग्राफी से संबंधित। तो आज उसका दूसरा पार्ट अपन देख लेते हैं। अपन कोई टॉपिक वाइज प्रश्न देखकर डिस्कस करेंगे मिक्स में दो तीन क्वेश्चन, ताकि आपको सब तरीके के जो प्रश्न हैं उनको आप एक तरीके से उनको देख सकें। बाकी एक ही टॉपिक में यदि अपन देखते हैं तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है कि एक ही टॉपिक के काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं। तो आपको मेरी यही सलाह है कि आप थोड़ी मिक्स में सवाल करेंगे तो आपके बेनिफिट रहेगा। ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब ये प्रश्न आप देखिए, सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल कितना है, लगभग कितना है गुना। ये प्रीवियस पहले आ चुका है, 2018 वाले में शायद आ चुका है। तो इसमें अपन को देखना है कि कितना है। तो 2.89 ऑप्शन है, 3.18, 1.65, 2.17। तो इसका आंसर होगा 2.17। एक आपसे और आपको एक मेरी सलाह होगी कि जो पिछले आए हुए प्रश्न हैं आप उनको मत छोड़िए, उनके आंसर क्या माने जा चुके हैं ये आरपीएससी ने बता ही दिया गया है। पिछला पेपर हो, चाहे उससे पहले का हो या फिर उससे भी पहले का हो, तो आप एक बार जो आए हुए प्रश्न हैं पिछले उनको बिल्कुल ना छोड़े, क्योंकि उसमें से दो चार प्रश्न, दो तीन प्रश्न या फिर एक दो प्रश्न भी रिपीट होते हैं और मान लीजिए आप वो छोड़ के आते हो तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगा। हो भी सकता है ऐसा अच्छा प्रश्न हो वापस रिपीट भी हो जाए और आपने पढ़ा नहीं हो। तो आप पिछले प्रश्न है उनको बिल्कुल अवॉइड ना करें। तो इसमें पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2.17 गुना। तो अपन ने ज्वार भाटा से संबंधित मैंने एक वीडियो डाल रखा था, उसमें बताया था कि किस तरीके से पृथ्वी को चंद्रमा एवं सूर्य का बल अपनी ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा गया है। तो इसका सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, चंद्रमा का सूर्य के आकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल का अनुपात 11:5 है। मतलब चंद्रमा की शक्ति उसको अट्रैक्ट करने की 11 है, तो सूर्य की कितनी है 5। चंद्रमा की 11 है तो सूर्य की कितनी है 5। चंद्रमा की 11 है, सूर्य की 5 है। तो ये कारण क्यों कि ये शक्ति इसकी ज़्यादा लग रही है, इसके पीछे ऑब्वियसली कारण है कि जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी के है वो करीब है, और सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए उसकी शक्ति क्या है चंद्रमा की ज़्यादा है। जब इसको अपन अनुपात निकालेंगे कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है इससे, तो फिर अपन इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा, जैसे कि इससे 6 ज़्यादा है तो 5 का भाग देंगे तो 2 पॉइंट तो आ ही रहा है। तो इसका फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.17। फिर अगला प्रश्न अपन देखते हैं। इसमें इसमें आप ये देख सकते हो कि जैसे मैंने अभी बताया कि सूर्य पृथ्वी से दूर है, चंद्रमा इसके क्या है निकट है। तो इसमें चंद्रमा की स्थिति बनती है कि जब ये पृथ्वी के बहुत निकट होता है, कई बार पृथ्वी के बहुत दूर होता है, तो इसकी स्थिति इसमें दिखाई गई है, जिसमें युति वियुति की स्थिति बनती है, समकोणिक की स्थिति बनती है। तो ये अपन पिछले वीडियो में मैंने बता रखा था इसका। अब अपन आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में बता रखा है कि ये भी ज्वार से संबंधित सवाल है। इसमें बता रखा है कि गुरुत्वाकर्षण या संतुलन सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण या संतुलन सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, गतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, परगामी तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। ऐसे प्रश्न पहले जैसे आप आरपीएससी के प्रश्न देखे तो उसमें ऐसा होता था कि एक यदि अपन मिला लिया एक तो दूसरे ऑटोमेटिक मिल जाते थे। लेकिन आजकल प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि यदि अपन पहुंच गए, ए का एक है जैसे मान लीजिए, बी का दो है, सी का कुछ और है, तो लास्ट में भी यदि दोनों नहीं मिल रहे हैं, इसमें भी एक का 3-4 ऑप्शन होगा, एक का 4-3 होगा लास्ट तक। जैसे एक का 3-4 होगा, एक का 4-3 होगा, तो इन दोनों ऑप्शन में भी अपन अंततः कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सही है। तो आपको सब आने चाहिए, तभी आजकल प्रश्न ही ऐसे आ रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण या संतुलन सिद्धांत वो मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था कि 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था। इसमें ये बताया गया था कि कोई पिंड उसको आकर्षित कर रहा है, अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रहा है, तो उसको संतुलित करने के लिए दूसरा बल उस तरफ लगेगा, उससे ये पिंड अपने पथ में क्या है संतुलित है। ये बताया था सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, तो इससे अपन इसको मैच कर लेंगे। इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए गुरुत्वाकर्षण या संतुलन सिद्धांत है वो ज्वार भाटा उत्पत्ति के लिए उसका उपयोग किया गया था, वो ही थ्योरी है।
फिर गतिक सिद्धांत किसने दिया था? गतिक सिद्धांत 1755 में लाप्लास ने दिया था, इसको इससे अपन कवर कर लेंगे। स्थैतिक तरंग सिद्धांत किसने दिया था? वो अपन को देखना है। और प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया है? प्रगामी तरंग सिद्धांत जैसे विलियम हेवल ने दिया है, 1833 में प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है। और स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस ने दिया है। तो एक को अपन जोड़ेंगे 4 से, तो 4 तीनों में है। देखिए ये कल कट हो गया। आप हमेशा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से अटेम्प्ट कीजिए कि जो गलत आ रहा है उसको एक बार हटा के चलिए, ऐसे नहीं कि उस ऑप्शन को बार बार अपन देखते रहे। फिर अपन को जैसे कि ये आ गया, इसके बाद जैसे प्रगामी तरंग सिद्धांत आपको आता है, डी का 3 है, तो डी का 3 देखिए 2 में दे रखा है, तीसरा मतलब ये कैंसिल हो गया। तो प्रश्न इस टाइप से ही बनते हैं कि लास्ट तक अपन को आना चाहिए कि पूरा इसका क्या है। फिर गतिक सिद्धांत है, गतिक सिद्धांत डी, बी का 2 सही है, तो बी का 2, और सी का भी 2 दे रखा है। लेकिन अपन को पता है कि स्थैतिक तरंग सिद्धांत है वो लाप्लास, गतिक सिद्धांत है वो लाप्लास ने दे रखा है, तो बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो बी राइट हो जाएगा। और अपन आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1687 में गुरुत्वाकर्षण या संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। 1755 में लाप्लास ने गतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और 1833 में विलियम हेवल द्वारा प्रगामी तरंग सिद्धांत। अब प्रगामी तरंग सिद्धांत को यदि अपन शॉर्ट में समझे तो प्रगामी तरंग सिद्धांत में ये बताया गया था कि दक्षिणी गोलार्ध, जैसे कि अपन ने ये पृथ्वी आप एज्यूम कीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की सतह ज्यादा है, ये आपको पता है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री सतह ज्यादा है। समुद्री सतह ज्यादा होने के कारण ये बता रहे हैं विलियम हेवल, ज्वार उत्पत्ति का कारण परिकल्पना है, जो एक वीडियो मैंने डाल रखा है उसमें बताया है, मैंने भी डिस्कस किया है ये, कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की सतह ज्यादा होने के कारण यहाँ पे बड़ी बड़ी ज्वार ये तरंगें उत्पन्न होती है। उनकी दिशा क्या होती है? उनकी दिशा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है इनकी दिशा। इसलिए इनको शुरू में यही उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंगे या गौण तरंगे कहा गया है, प्राथमिक तरंगे इनको कहा गया है। अब जब इनके बीच में स्थल भाग अवरोधक के रूप में आता है, जैसे अपन ने लिया दक्षिणी अमेरिका अवरोधक के रूप में आता है, तो ये टकरा कर वापस इस तरफ चलने लगती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ इनकी दिशा हो जाती है, जिसलिए इस कारण इन्हें द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। फिर ये ज्वार उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी होती है। और इन्हीं तरंगों का जो ऊपर वाला सिरा होता है उसे श्रग बोलते हैं, नीचे का सिरा होता है उसे गर्त बोलते हैं। जहां पर ये ऊपर का सिरा पहुंचता है वहां पे उच्च ज्वार आता है, ये सिरा पहुंचता है वहां निम्न ज्वार आता है, ये बता रहे हैं विलियम हेवल। तो इससे ये प्रतिपादित हो रहा है कि हर जगह अलग अलग इस जगह ज्वार आने चाहिए, लेकिन कई जगह सेम टाइम में ज्वार आते हैं, इसलिए ये मान्यता इनकी क्या होगी? फेल हो गई। तो इस प्रश्न में अपन ने ये देखा, ये मैच करने वाला ही था। बाकी एयरी ने 1842 में नहरी सिद्धांत दिया और स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस ने दिया, आप ये देख लेना एक बार। इसके बाद अपन इसमें आगे चले तो जो ज्वार भाटा के समय की गणना अपन ने देखी थी, उसका एक सवाल है, यदि पृथ्वी की परिक्रमण रिवॉल्यूशन, तो आपको ऐसे सवाल यदि आप कर रहे हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जो गति है, सबसे पहले ऐसे सवाल कर रहे हो तो आप ये देखिए पृथ्वी की कौन सी गति की बात की गई है, परिक्रमण की बात की गई है या फिर परिभ्रमण की बात की गई है, चंद्रमा की परिक्रमण या परिभ्रमण या घूर्णन इनकी बात की गई है। क्या बताया इसने? पृथ्वी की परिक्रमा करने की गति को 2 गुना डबल किया गया है और चंद्रमा की परिभ्रमण की गति को घटाकर आधा कर दिया गया है। तो किसी स्थान पर दैनिक ज्वार कितने समय बाद आएगा? अपन इसमें देख चुके हैं कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दैनिक अर्धदैनिक ज्वार अपन ने समझे थे। तो अब इस सवाल को समझने से पहले अपन एक बार देखें कि ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। चंद्रमा आपको पता ही है कि 27.5 दिन में चंद्रमा है वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है परिक्रमा करते हुए, लेकिन पृथ्वी परिक्रमा करते हुए वापस आ जाता है और पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, वो 24 घंटे में वापस उसी जगह आ रही है। तो इसमें अपन ने ये देखा था कि ये पृथ्वी 24 घंटे में, यहाँ से जैसे मान लीजिए अपन घूम रहे हैं तो 24 घंटे में पृथ्वी घूमते हुए वापस अपने स्थान पे आ रही है, लेकिन तब तक चंद्रमा अपनी जगह से कुछ आगे बढ़ चुका होता है, कुछ आगे बढ़ जाता है चंद्रमा अपनी जगह से। जब वापस पृथ्वी का ये बिंदु घूमते हुए वापस इसी स्थान पे आता है तो चंद्रमा अपनी जगह से आगे बढ़ जाता है। तो इस ये वाला भाग होता है उसकी कक्षा का 2/55वां भाग होता है। तो पृथ्वी को 24 घंटे कक्षा में लगते हैं, तो 2/55वें भाग को
24 घंटे को अपन ने 60 से इसलिए गुणा किया क्योंकि 24 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 2/55वें भाग को पृथ्वी को तय करने में जो आगे चंद्रमा आया है, इसी पॉइंट को चंद्रमा के सामने आने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट था वो स्टार्ट हुआ घूमना, यहाँ तक पृथ्वी आई 24 घंटे में वापस, लेकिन चंद्रमा 27.5 दिन में पूरा चक्कर लगाता है, तो 24 घंटे में चंद्रमा भी कुछ आगे निकल गया। अब इस पॉइंट को वापस यहाँ आने के लिए 24 घंटे के बाद का भी कुछ समय इसको लगेगा। तो कितना समय लगेगा, ये 2/55वां इसका भाग था, तो अपन ने गुणा किया, फिर इसका आंसर आता है 52 मिनट। अब इसमें ध्यान रखने की एक चीज ये थी कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है, रोटेट हो रही है अपने अक्ष पे, इसको बोलते हैं घूर्णन गति या रोटेशन, रोटेशन या घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति, ये आप ध्यान रखना, रोटेशन, घूर्णन या परिभ्रमण। लेकिन सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी घूम रही है, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति या रिवॉल्यूशन, जो चारों ओर घूम रही है उसको। तो अपन ने एक चीज ये और देखी थी कि जो मतलब किसी स्थान पर दैनिक ज्वार में अंतर तब आएगा जब इसकी घूर्णन गति है उसमें चेंज हो पृथ्वी की। तो क्या पृथ्वी की घूर्णन गति में चेंज हुआ है? नहीं। पृथ्वी की रिवॉल्यूशन, परिक्रमण में चेंज हुआ है, तो मतलब इसका कोई ज्वार पे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा फर्क कब पड़ेगा? जब चंद्रमा की परिक्रमण गति खुद के एक्स पे घूमने की नहीं, परिक्रमा करने की गति में चेंज होगा, तब होगा। क्या परिक्रमा करने की गति में चेंज हुआ है? चंद्रमा की परिक्रमा करने की गति में चेंज नहीं हुआ है, परिक्रमा करने की गति में चेंज नहीं हुआ है, चंद्रमा की खुद के एक्स पे घूमने की गति में चेंज हुआ है, तो उसका कोई उसके समय पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो वापस वो उसी टाइम पे कोई अंतर नहीं पड़ा, तो उसी टाइम पे 52 मिनट उसको एक्स्ट्रा लगेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 घंटे 52 मिनट बाद अगला दैनिक ज्वार आएगा। इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए मैंने एक पिछला वीडियो डाल रखा है, आपके लगभग मुझे लगता है सारे जो सवाल है वो डाउट दूर हो जाएंगे। अब अगले सवाल की तरफ अपन जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चंस की तरफ आप देखिए, क्वेश्चन है निम्न क्षेत्रों को उनकी लवणता सैलिनिटी के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। मतलब आपको मिलान करना है कि किसकी लवणता है वो किस क्षेत्र की या किस झील की लवणता जिसकी बता रखी है वो कितनी है। आप इसमें एक और चीज देख सकते हो कि यहाँ पे एक चिन्ह बना हुआ है ऐसे करके, अब इसको बोलते हैं पार्ट्स पर थाउजेंड पीपीटी, मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में लवणता की मात्रा कितनी है उसको इस चिन्ह से दर्शाया जाता है, लवणता को इससे मापा जाता है। पहली चीज ये देख लीजिए। इसके बाद अपन इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मृत सागर में लवणता लगभग सबको याद होगी, तो वान झील जो है उसकी लवणता है 330, तो ये मिला लिया अपन ने बी को 4 से, बी को 4 से, तो ये सीधा इसका आंसर निकल रहा है बी को 4 से, बी को 4 से नहीं, ये रॉन्ग हो गया। आप देखिए एक बार, बी है उसका 4, तो बी 4 किसमें है? दोनों ऑप्शन में है, दोनों में नहीं है, दोनों ऑप्शन में नहीं है बी, तो बी का 4 अपन ने कर दिया। फिर मृत सागर की कितनी है वो आप देखिए, और फिर ग्रेट सॉल्ट लेक की कितनी है। हिंद महासागर की अपन को पता है कि डी का 2 हो जाएगा, तो डी का 2। अब आप ये देखिए कि प्रश्न इसी टाइप के आते हैं, डी का 2 है, डी का 2 इसमें दे रखा है, दोनों को अपन पता है, लेकिन अपन को तब ही ये प्रश्न सॉल्व होगा जब अपन को ये पता होगा कि मृत सागर की ज्यादा है या फिर ग्रेट सॉल्ट लेक की ज्यादा है। तो मृत सागर की 238 आ जाएगी और ग्रेट सॉल्ट लेक की 220 आ जाएगी, तो ए का आ जाएगा 3, मतलब ये राइट हो जाएगा। अब आप देखिए इसमें मृत सागर जो है वो कहाँ पे स्थित है? जॉर्डन व इजराइल के बीच में स्थित है। आप प्रश्नों को जब सॉल्व कर रहे होते हो तो आप एक चीज और ध्यान रखिए कि जितनी भी लोकेशन आती है मैप साइड में रखिए, और जो लोकेशन है आप तुरंत उसमें देखिए कि जॉर्डन कहाँ पे है, इजराइल कहाँ पे है, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तब अपन को एक मोटा मोटा जरूर पता होता है लेकिन एग्जैक्ट चीज पता नहीं होती है, और प्रश्न जो है उसमें एग्जैक्ट कभी पूछ लिया जाता है ऐसी चीजें, तो एक विजुअलाइज करने में बेनिफिट रहता है। लवणता समुद्री जल का गुण है जिसे प्राय 1000 भाग, ये इसका चिन्ह दिया हुआ है आप देख सकते हो, पीपीटी के रूप में व्यक्त किया जाता है। मृत सागर में 238 है, जॉर्डन व इजराइल के बीच में है मृत सागर, जिसे डेड सी भी कहा जाता है। अब जैसे किसी ने हिंदी में पढ़ लिया मृत सागर और वहां पे लिखा हुआ आ गया डेड सी, डेड सी, और इंग्लिश में आ गया DEADSEA, तो आप पढ़ के भी लास्ट में जिसको यदि मान लीजिए एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग होता है, तो ऐसे प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। डेड सी की जगह अपन सोच ही नहीं पाते कि डेड सी। तो आप ये जो थोड़ा बाइलिंगुअल भी बनिए कि इंग्लिश की कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है कुछ, उनको थोड़ा ध्यान रखिए। मृत सागर का 238 है, जॉर्डन व इजराइल के बीच में। टर्की की वॉन लेक, टर्की जिसका अभी नाम तुर्की कर दिया गया है, थोड़े कुछ साल भर हो गया होगा लगभग,
टर्की की वॉन लेक है उसका है 330, तुर्की है इसका नाम जैसे मैंने लिखा है। ग्रेट सॉल्ट लेक है उसका है 220 पीपीटी। यूएसए के यूटा प्रांत में स्थित है। यूएसए का कौन सा स्टेट है? यूटा, वहाँ पे ग्रेट सॉल्ट लेक स्थित है। हिंद महासागर में औसत 35 है इसकी हिंद महासागर की जो लवणता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के मिलन से 30 हो गई है, जबकि अरब सागर में 36 लवणता दे रखी है। मतलब ये अपन ने भारत लिया। अब जो हिंद महासागर है वहां पे इन्होंने बताई है कि 35 पीपीटी है लवणता। ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। अब ये अरब सागर है तो इन्होंने ये बताया है कि अरब सागर में लवणता है वो है 36 है लवणता, जबकि बंगाल की खाड़ी में लवणता है 30। कई बार ये भी सवाल आ जाते हैं कि बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता अधिक है, कथन ये आ गया और कारण ये बता देंगे कि गंगा नदी के मिलन के कारण लवणता कम है। ऐसा तो क्या कथन सही व्याख्या करता है? इस टाइप के प्रश्न भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे गंगा नदी मिल रही है इसलिए स्वच्छ जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो इसकी 30 पीपीटी है, इसकी 36 है और हिंद महासागर की 35 है। मृत सागर डेड सी की 238 है, टर्की के वॉन झील की 330 है, ग्रेट सॉल्ट लेक की 220 है और हिंद महासागर की 35 है। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ये याद करने जैसे आंकड़े हैं, तो आप बिल्कुल ये याद करना। और जो कुछ प्रश्न थे उनकी अपन ने चर्चा की है, तो आप ये सॉल्व कीजिए। इसकी पीपीटी है वो मैं ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको और देख सकते हो। बाकी जो मैंने शुरू में टेस्ट सीरीज का बताया है वहाँ से आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी पैटर्न पे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज बनाई गई है। और फर्स्ट पेपर की भी आप देख सकते हो, उसमें ऑल ओवर कुछ ही दिनों में हम कर देंगे। बाकी कुछ टॉपिक्स की जारी की है वो आप इस ऐप पे विजिट कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हो। और कोई आपका इससे संबंधित जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे संबंधित डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।